आरआरबी एएलपी के फॉर्म अप्लाई के ऊपर। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई तो यहाँ पे शुरू हो ही चुके हैं। काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि आवेदन कर चुके हैं, कई सारे छात्र आवेदन करने वाले होंगे। तो देखिए, सभी के सभी रेलवे के छात्र के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो फॉर्म आवेदन कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। फॉर्म भरते समय फ्रेंड्स, एएलपी के फॉर्म में खास करके बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। काफ़ी सारे छात्र होते हैं जो कि फॉर्म भरते समय एक ही गलती करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एएलपी ऐसा यहाँ पे पोस्ट होता है जहाँ पे दोस्तों लाखों फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, पिछले साल भी हुए थे। तो बिल्कुल सावधानी की जरूरत है। तो यहाँ पे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से आपको फॉर्म आवेदन करने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बिल्कुल खास आपको ध्यान देने चाहिए, उसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर गलती हो भी गई है तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। रेल वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले दो ऑप्शन मांगे जाते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ता है अगर आप लोग पहली बार भर रहे हो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म, तो क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के टाइप का होता है। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना होता है। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जो यूआर वाले छात्र होते हैं, जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र होते हैं और जो ओबीसी वाले छात्र होते हैं, इन सभी छात्र से 500 रुपये लगेंगे फॉर्म फी। और यहाँ पे जब एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद 400 रुपये आपके खाते में रेलवे वापस कर देती है। 10 रुपये के आसपास यहाँ पे बैंक चार्ज काटती है और 390 रुपये के आसपास खाते में आ जाते हैं। ठीक है, SC ST, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर जो भी और बच गए, इन सब के लिए यहाँ पे फॉर्म फी के तौर पे 250 लगते हैं। और जब आप लोग पेपर दे लेते हो, एग्जाम दे लेते हो, तो 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। अब इसके लिए भी कुछ प्रोसेस है जो कि थोड़ी देर में देखेंगे, और इसमें भी बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पैसे नहीं वापस आए, तो ये सब देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं तो मैंडेटरी में बोला गया है कि फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको सही फोटो यहाँ पे बना के 30 से 70 KB में रख लेना होगा। और सबसे बड़ी बात नोट में मेंशन है कि 12 फोटो, कम से कम 12 कॉपीज आपको निकाल के सेम टू सेम फोटोग्राफ रखनी होगी, क्योंकि CBT 1 में, CBT 2 में, साइको टेस्ट में, प्लस दोस्तों DB होता है, DB के समय, मेडिकल के समय सेम टू सेम फोटो लगने वाले हैं। ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस में सेम टू सेम। तो जो फोटो आप लोग अभी निकलवा रहे हो, कम से कम सेम फोटो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे जगह पे रख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो कि मेरा फोटो नहीं मिल रहा है। तो 12 फोटो आपको 12 कॉपी निकाल के रख लेनी होगी। इसके बाद जो यहाँ पे सिग्नेचर होनी चाहिए वो रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, 30 से 70 KB में होनी चाहिए। फॉर्म जो यहाँ पे OBC SC ST EWS वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है। हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर मांगे जा रहे हैं, लेकिन अपलोड करना होगा सिर्फ SC ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हो तो नीचे यहाँ पे आता है सब कुछ कि मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है, इसमें चेक मार्क करके और आगे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही नया विंडोज ओपन होगा जिसमें आपको इस तरह से डिटेल भरने होते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर अकाउंट बना रहे हो तो इसमें यहाँ पे आर यू करेंटली डिबार्ड, तो डिबार्ड हुए हो RRB से, तो इसमें तो सभी को नो लगाना है। लेसिक सर्जरी कराए हो तो सभी को नो लगाना है। लेसिक सर्जरी वाले ALP में आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे ही मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पे नो आपको कर लेना है कि नहीं मैं लेसिक सर्जरी नहीं हूँ। PWBD दिव्यांग छात्र नहीं हूँ, इसमें टिक लगा लीजिएगा क्योंकि दिव्यांग छात्रों के लिए LP वाली पोस्ट नहीं है। कंट्री में इंडियन, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नेम में देखिए, नेम आपका होना चाहिए जो 10th क्लास मैट्रिकुलेशन पे जो नाम है वही नाम होना चाहिए और सेम टू सेम नाम यहाँ पे आपको डालना होगा। इसके बाद चेंज अगर आप लोग नाम किए हो तो यस और नो में टिक कीजिए। यस में टिक कीजिएगा तो आपसे पूछाएगा कि पहले क्या नाम था और नया वाला क्या नाम है। और जब DB होगा तो DB के समय आपको यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन दिखाना होगा, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि मेरा पहले ये नाम था, बाद में मैंने ये चेंज किया है। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा और 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जेंडर में आपको सेलेक्ट करना है, इसको फिर से यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। फादर्स नेम सेलेक्ट करना है, इसको कंफर्म कर लेना है। मदर नेम यहाँ पे डालना है, इसको कंफर्म कर लेना है सेम टू सेम। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन में आते हैं तो आधार वेरिफिकेशन में यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके पास आधार है तो वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा और इसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं आधार कार्ड है तब भी फॉर्म आवेदन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जो आई डोंट हैव आधार कार्ड है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही पूछेगा यहाँ पे कि आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेंगे कि कौन सा ID प्रूफ आपके पास है। तो ID प्रूफ में यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं जो कि ऑप्शन देते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर ID, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट ID, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो जैसे यहाँ पे
पैन हमने सेलेक्ट किया, तो पैन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो पैन नंबर जो है वो यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूइंग अथॉरिटी है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से वोटर आईडी भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अगर जिनके पास है तो वोटर आईडी, तो डॉक्यूमेंट नंबर है जो कि वोटर आईडी नंबर, इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है वो डालना होगा, प्लेस ऑफ इशू डालना होगा। तो ऐसे करके है। लेकिन सबसे सिंपल तरीका होता है दोस्तों कि यहाँ पे खास करके आधार वाले में आप लोग आ जाइए और आधार से ही वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, तो सबसे आसान होती है। जिनके पास आधार नहीं है वो इस प्रोसेस से आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको ईमेल आईडी डालना होगा, एक मोबाइल नंबर डालना होगा। ध्यान रहे कि ये जो ईमेल आईडी होनी चाहिए ज्वाइनिंग तक प्रोसेस तक दोस्तों, ये ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। और ये मोबाइल नंबर कभी चेंज नहीं करना है आपको जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक, क्योंकि बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर गुम गया, चाहे कुछ हो गया, आपके पैसे रिटर्न नहीं आए रेलवे की तरफ से, या फिर कुछ आपका सिलेक्शन हो गया और ज्वाइनिंग लेटर भेज जाते हैं ईमेल पे, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। रीमेडिकल का प्रोसेस हुआ उसमें भेजे गए, तो ये ईमेल आईडी ही काम आते हैं, मोबाइल नंबर ही काम आते हैं बाद में कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसलिए ऐसा ईमेल दीजिएगा ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ईमेल जैसे ही डालिएगा तो जनरेट ईमेल ओटीपी करना होगा, तो ईमेल पे आपको एक ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिएगा, मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद क्रिएट योर पासवर्ड में, तो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है जिसमें बोला गया है कि पासवर्ड में एक यहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। जैसे सैंपल के तौर पे बता दूं तो ऐसे आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे देखिए ये नाम राहुल है तो यहाँ पे आर कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया यहाँ पे @ और नंबर भी हो गया 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो सारा कुछ ये मैच कर गया इनका। तो इसी फॉर्मेट में आप लोग बना सकते हो। जैसे बनाना है कुछ और, जैसे आपका नाम है तो लास्ट में भी @ लगा सकते हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हैं जैसे आपको लगना, बीच में भी इसको रख सकते थे कहीं भी। तो इसी फॉर्मेट में आपको पासवर्ड बनानी है और ये पासवर्ड आपको याद कर लेना होगा, जरूरी होगी कभी भी लॉगिन करने के लिए। एक कैप्चा आपको डाल देना है, इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो ये तो रजिस्ट्रेशन की बात रही फ्रेंड्स। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से होम पेज पे आना होगा और होम पेज पे लॉगिन करना होगा, ठीक है। शुरुआत वाला पेज होता है ना, वहाँ पे आपके आकर के और लॉगिन करना होता है अप्लाई वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑलरेडी है अकाउंट रहेगा तो उसमें लॉगिन कर लीजिएगा, वरना यहाँ से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल करके और जो पासवर्ड बनाया है वो डाल करके और जो कैप्चा कोड है डाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद मेन प्रोसेस शुरू होगा, सब कुछ डिटेल भरने का। अब देखिए छात्र कहाँ कहाँ गलती करते हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और वो गलती करने से बचनी है क्योंकि एलपी का फॉर्म थोड़ा मतलब समझदारी वाली होती है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ी गलती करते हो तो लाखों छात्र के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। प्रीवियस के डेटा के अकॉर्डिंग भी बात करें तो लाखों छात्र के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो ये चीज़ों से आपको बचना होगा क्योंकि दोस्तों एक तो ऐसे ही कम वैकेंसी आई है और इसमें भी गलती करते हो फॉर्म में तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल डाल के लॉगिन कर दीजिएगा, तो आगे से फॉर्म भरने के लिए आपके लिए हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस, आरआरबी जोन सेलेक्ट करना, ये सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गलती करते हैं छात्र वो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। देखिए जब आप लोग आरआरबी जोन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता है आरआरबी जोन को सिलेक्ट करने के लिए, और लास्ट डेट 19/2/2024 रखा गया है फॉर्म आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल 21 के 21 जोन रहते हैं, इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि कौन कौन से पोस्ट वहाँ पे हैं, और इसके लिए आपको वैकेंसी टेबल देखना होता है। जैसे देखिए छात्र ने यहाँ पे आरआरबी मालदा जोन सेलेक्ट किया है, तो मालदा जोन में यहाँ पे 2 तरह की पोस्ट इनके पास आई। फर्स्ट में आया असिस्टेंट लोको पायलट ईस्टर्न रेलवे और दूसरा आया असिस्टेंट लोको पायलट साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब वैकेंसी टेबल अगर हम लोग देख लेते हैं एलपी वाली, तो यहाँ पे देख लीजिए सभी जोन का है। तो मालदा जोन में बात करते हैं तो मालदा जोन में 2 तरह की पोस्ट है। एक ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है जहाँ पे टोटल 161 वैकेंसी है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है जहाँ पे टोटल 56 वैकेंसी है। तो अगर मालदा जोन से अप्लाई करना चाहते हो तो फ्रेंड्स फर्स्ट में आपको SER नहीं रखना है। SER फर्स्ट में रखते हो तो यहाँ पे मात्र 56 ही वैकेंसी है, और जब कट ऑफ जाती है तो मालदा जोन की 2 कट ऑफ बनेगी एलपी की। एक तो SER का अलग कट ऑफ बनेगा, ईस्टर्न रेलवे का अलग कट ऑफ बनेगा। इसीलिए फ्रेंड जहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा वैकेंसी रहती है उसको पहले टारगेट करना है आपको, उसको पहले सेलेक्ट करना होगा और दूसरे नंबर पर दूसरे को सेलेक्ट करना होगा। तो ईस्टर्न रेलवे में ज़्यादा वैकेंसी है तो ईस्टर्न रेलवे पहले पे सेलेक्ट करेंगे, मालदा ईस्टर्न रेलवे, और असिस्टेंट लोको पायलट ईस्टर्न रेलवे, और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट साउथ ईस्टर्न रेलवे। जैसे देखिए इन्होंने ऐसे ही किया है, असिस्टेंट लोको पायलट ईस्टर्न रेलवे जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी पहले रखे हैं, और सेकंड पे असिस्टेंट लोको पायलट SER जोन रखे हैं।
इसी तरह से देख लीजिए, जो छात्र यहाँ पे बिलासपुर जोन से आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी है। एक सेंट्रल रेलवे में एएलपी की वैकेंसी है टोटल 124 और एसईसीआर में सबसे ज़्यादा 1192 है। अब फॉर्म भरते समय अगर पहले पे एएलपी सीआर रख लेते हो और दूसरे पे यहाँ पे एसईसीआर रख लेते हो 1192, तो सीआर की तो ऐसे ही कट ऑफ हाई जाएगी ना, क्योंकि 124 ही मात्र वैकेंसी है तो इसकी थोड़ी हाई रहने वाली है, और एसईसीआर के अंतर्गत 1192 वैकेंसी है तो इसकी थोड़ी कम रहने वाली है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेन काम आएगा। ये चीज़ आपको CBE2 के बाद जब फाइनल सिलेक्शन होते हैं उस समय ये काम आते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना। तो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी पहले होती है उसको पहले सेलेक्ट करना होगा। तो बिलासपुर जोन से जो भर रहे हैं वो सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट SECR सेलेक्ट कीजिएगा और सेकंड नंबर पे असिस्टेंट लोको पायलट CR सेलेक्ट कीजिएगा। वहाँ पे ऑप्शन आएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह की वैकेंसी है। जैसे भुवनेश्वर जोन सेलेक्ट किए तो वहाँ पे मात्र ECOR है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो एक ही सेलेक्ट करना होगा। भोपाल अगर भर रहे हो तो WCR और WR मिलता है। तो WCR में 219 वैकेंसी है, WR में 65 वैकेंसी है। तो अच्छा होगा कि सबसे पहले WCR को रखिए, ALP WCR, और सेकंड में ALP WR। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों खास करके सिकंदराबाद जोन में। तो सिकंदराबाद जोन में भी दो जगह है, SCR और ECOR। तो सेलेक्ट करने से पहले जोन सेलेक्ट कीजिएगा सिकंदराबाद, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा कि SCR या फिर ECOR। तो पहले SCR भरिएगा क्योंकि यहाँ पे 559 वैकेंसी है और ECOR के अंतर्गत 199 वैकेंसी है। तो आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, और एक गलती आपको करने से बचनी है। कई सारे छात्र गलती ऐसे करते हैं और बाद में जब फाइनल कट ऑफ बनती है उस समय पछताते हैं कि काश मैं सबसे पहले ये रख लेता तो यहाँ पे ज़्यादा मेरे चांस थे, इसके कट ऑफ थोड़े कम गए हैं, इसमें मैंने रख लिया तो गलती कर दिया, इसके कट ऑफ थोड़ा हाई चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है। अब देखिए सेकंड जो छात्र ज़्यादा गलती करते हैं दोस्तों, ये एग्जाम लैंग्वेज पे है। तो एग्जाम लैंग्वेज जो सेलेक्ट करने का मौका यहाँ पे रेलवे देती है, यहाँ पे आपको एग्जाम लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। टोटल 15 लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए फ्रेंड्स, 15 लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें से पेपर में उसी लैंग्वेज में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पिछले कुछ सालों से दोस्तों जो रेलवे पेपर कराते आई है, अगर छात्र यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं एग्जाम लैंग्वेज, तो उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं छात्र, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो उनके यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। लेकिन देखिए इंग्लिश सेलेक्ट किए तो उनके सारे पेपर ही इंग्लिश में आते हैं, लेकिन हिंदी सेलेक्ट करने वाले को दो ऑप्शन मिलती है, दो ऑप्शन। हिंदी तो रहेगा ही, हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इंग्लिश में ही बाय डिफॉल्ट रहने वाला है। अगर कोई पंजाबी सेलेक्ट करते हैं तो पेपर उनका पंजाबी में आएगा, लेकिन इंग्लिश भी बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो इंग्लिश को छोड़ करके, तो वो लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो एग्जामिनेशन का, सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, तो ऐसे केस में दोस्तों सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी वाले छात्र हैं, खास करके जो गलती पहले से करते आ रहे हैं, वो बचिएगा इस सबसे कि हिंदी में अगर क्वेश्चन देखने हैं तो हिंदी ही सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। और आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन देखना चाहो, समझना चाहो तो उसको आप लोग देख सकते हो। लेकिन पूरा इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए तो ऐसे केस में सिर्फ इंग्लिश में ही आपको पेपर देखने को मिलेंगे, दूसरे लैंग्वेज में नहीं देखने को मिलेंगे। अब थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है या फिर कास्ट कम्युनिटी आपको डिटेल डालने हैं। जैसे कि कम्युनिटी में आपको डिटेल डालना होता है यहाँ पे कि किस कम्युनिटी से हो, यूआर से हो या फिर ओबीसी से हो, SC ST EWS से हो, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए ये छात्र ने जैसे ही EWS सेलेक्ट किए तो इनके पास कितने ऑप्शन खुले हैं। पहले तो सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है, तो सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। इसी तरह से इशूइंग अथॉरिटी, किसने इशू किया है आपका सर्टिफिकेट, तो यहाँ से देख लीजिएगा जिसने इशू किया है उसका आपको डिटेल सेलेक्ट कर लेना होगा। काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद डेट ऑफ इशू, किस दिन आपका EWS सर्टिफिकेट निर्गत हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अपलोड करने के लिए नहीं मांगा जा रहा है, EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास सर्टिफिकेट अभी होनी चाहिए, तभी तो सर्टिफिकेट नंबर आप लोग दे पाइएगा। तो जितने भी छात्र हैं जो EWS से फॉर्म भरना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं भरते हो तो बाद में दोस्तों यूआर भर के छोड़ देते हो तो बाद में EWS का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो EWS वाले छात्र भी इसी तरह से देखिए और अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। इसी तरह से आ जाते हैं SC कम्युनिटी में। तो SC या फिर ST आप लोग सेलेक्ट करते हो तो देखिए क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, तो आपको भी सर्टिफिकेट देने होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो SC ST वाले होंगे इनके सर्टिफिकेट कितने भी पुराने हो, कोई यहाँ पे वैलिडिटी इनकी नहीं होती। पुराना भी चल जाएगा, नया भी चल जाएगा। तो कितना भी पुराना हो, 10 साल 5 साल सब एक्सेप्टेड होता है, तो वही सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। तो सर्टिफिकेट नंबर तो डालना ही होगा। नहीं है SC ST वाले छात्र हैं, नहीं सर्टिफिकेट है तो बनवा लीजिए। इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से इशू हुआ है वो यहाँ पे सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट ऑफ इशू आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। जैसे देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है SC ST वालों को। क्यों? डू यू विश टू अवेल फ्री ट्रेवल पास। अब दोस्तों इसका अर्थ है कि जब भी आप लोग SC ST वाले छात्र हो, पेपर देने जाते हो तो रेलवे आपको 2nd क्लास की फ्री ट्रेवल पास देती है, यानी स्लीपर क्लास की फ्री ट्रेवल पास देती है। एग्जाम देने के लिए आने के लिए आपको फ्री में ही ट्रेन का आपको यहाँ पे पास मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप लोग इसका फायदा उठाना चाहते हो तो इसमें आपको यस करना होगा। अब कई सारे छात्र के सवाल आते हैं एडमिट कार्ड निकालते समय कि सर मैं SC ST हूँ और मुझे पास नहीं मिला है, तो यही गलती करते हैं। फॉर्म भरते समय आपको यस में टिक लगाना होगा कि हाँ मैं चाहता हूँ पास फ्री वाला, और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, तो अपने नज़दीकी कोई रेलवे स्टेशन बता दीजिएगा ताकि वहीं से पास आप लोग का जनरेट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ पे कर देना है। SC ST वाले हैं तो आपको अपलोड करना ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे करके अपलोड कर देने हैं तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब रही बात की कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफोमा कैसा रहता है, तो देखिए प्रोफोमा इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट का जारी कर रखा है। यहाँ पे फॉर्म आवेदन करने वाले वेबसाइट पे आते हो दोस्तों, उसके लिंक पे आते हो तो ऊपर में डाउनलोड फॉर्मेट में मेंशन है। तो देखिए SC ST वाले यहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट का देख सकते हैं, OBC वाले यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। OBC डिक्लेरेशन का है जो कि यहाँ पे लगता है DV के समय। इनकम सर्टिफिकेट जो EBC वाले छात्र हैं ये यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS वाले यहाँ से देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हमारी सर्टिफिकेट लगेगी। तो SC ST वाले छात्र हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको जो सर्टिफिकेट है जो बना होना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट में। देखिए ये रही फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। तो इसी परफॉर्मा में आपका बना रहना चाहिए और मुहर सब कुछ रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताती है नहीं है इस फॉर्मेट में तो बनवा लीजिएगा। OBC वाले छात्र के बारे में बात करें तो OBC वाले छात्र भी इसी फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो इसी फॉर्मेट में आपका OBC होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कई छात्र एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट वाली उनकी सर्टिफिकेट है OBC के दूसरे फॉर्मेट में तो उसका ही डिटेल डाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब रेलवे खुद ही बोल चुकी है कि 1 साल के अंतर्गत हम भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराएंगे और बाकी सारी फॉर्मेट खुद दे चुकी है यहाँ पे लिंक में, तो जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आप लोग सर्टिफिकेट बना के दीजिए ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा भी होता है DV के समय आपको पुराना वाला सर्टिफिकेट मांगा जाता है फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट था, तो और नहीं है तो वहाँ पे जॉब भी नहीं मिलती है कभी कभी किसी जोन में बहुत स्ट्रिक्ट हुए तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिस्क क्यों लें, इसलिए दोस्तों पहले सर्टिफिकेट आप लोग को बना लेना है और जो परफॉर्मा सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे ने बोली है इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट है जो कि बनवा लेना है। जैसे EBC वाले छात्र हैं वो EBC का देख लीजिए यहाँ पे कैसा परफॉर्मा होता है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक वाले वेबसाइट से। देखिए EBC का जो सर्टिफिकेट है जिनके पूरे के पूरे फैमिली इनकम यहाँ पे 50,000 होते हैं एनुअली, वो सिर्फ बना सकते हैं EBC का सर्टिफिकेट। इसके बाद EWS वाले सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं अपना परफॉर्मा और डाउनलोड कर सकते हैं और इसी फॉर्मेट में आप लोग बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS वाले छात्र के लिए कि इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट है जो कि बनवा लेना है। तो क्लियर हो गया कि क्या क्या परफॉर्मा यहाँ पे मांगे जा रहे हैं किस किस सर्टिफिकेट के लिए, और वही सारे का सर्टिफिकेट का परफॉर्मा जो दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको बनवा लेना होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों OBC में। तो OBC में देखिए अगर OBC सेलेक्ट करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है। पहले तो आता है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर हो तो इसमें यस और नो पे टिक लगाना होता है। तो जो OBC का फायदा लेना चाहते हैं वो बिल्कुल भी यस में टिक लगाइएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं। नॉन क्रीमी लेयर हो तो इसमें कर देते हैं कि नो नहीं है नॉन क्रीमी लेयर, तो ये दोस्तों गलत है। नॉन क्रीमी लेयर में नो करते हो तो आप लोग को यूआर मान लिया जाता है और आपको OBC का फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए नॉन क्रीमी लेयर NCL हो तो यस में टिक लगाइएगा। फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा OBC वाला, फिर इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है तो वो आपको बताना होगा, और डेट ऑफ इशू किस दिन इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अब OBC सर्टिफिकेट में डेट इशूइंग अथॉरिटी के बारे में बात करें तो ये सारे लोग हैं जो कि इशू कर सकते हैं OBC का सर्टिफिकेट। लास्ट में देखा जाए तो रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी कम से कम तहसीलदार तक का भी साइन होता है आपके OBC के सर्टिफिकेट पे तो वो आपका चल जाएगा। बाकी दोस्तों DM, एडिशनल DM ये सब कुछ, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनसे भी चाहो आप लोग साइन करा सकते हो, लेकिन तहसीलदार भी साइन कर देंगे तो आपका यहाँ पे चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जो छात्र यहाँ पे OBC डालेंगे और यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर हो तो इसमें नो डालेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं आता किसी चीज़ का सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों यूआर बना दिया जाता है आपको। इसलिए इसमें यस करना बहुत ज़रूरी है, यस कीजिएगा अगर OBC का फ़ायदा लेना है तो।
अब देखिए जो ईबीसी वाले छात्र होंगे, ईबीसी इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास होंगे, तो उनके लिए इस तरह से ऑप्शन आएगा। अगर हो आप लोग तो यस में टिक लगाइएगा। यहाँ पे फी कंसेशन लेना चाहते हो तो यस में, क्योंकि दोस्तों ईबीसी में क्या फ़ायदा होता है, सिर्फ 500 रुपये का जो फॉर्म फी लगता है आपको यहाँ पे सिर्फ 250 देना पड़ता है। ठीक है, बस यही फ़ायदा है और कुछ नहीं फ़ायदा है, कोई सीट रिजर्व नहीं रहता है। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि जो छात्र ईबीसी नहीं है, सिर्फ पैसे थोड़े कम लग रहे हैं, इसकी वजह से बिल्कुल भी ईबीसी का में यस मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों ईबीसी सर्टिफिकेट उन्हीं का बन पाता है जिनके पूरे के पूरे फैमिली इनकम ही 50,000 होता है पूरे साल भर में, यानी कि बीपीएल कार्ड जिनके पास होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में होते हैं, वही छात्र ईबीसी की मान्यता उनको मिलती है। इसलिए जो छात्र कंफ्यूज नहीं होंगे, ओबीसी वाले छात्र, ओबीसी ईबीसी से कुछ लेना देना नहीं है। ओबीसी आप लोग भर दिए वो काफ़ी है, लेकिन ईबीसी आप लोग मत डालिएगा। मैं बोलूँगा जो प्रॉपर ईबीसी होंगे वही डालिएगा, वरना मत डालिएगा, वरना दोस्तों जॉब भी नहीं लगते बाद में, क्योंकि आप यहाँ पे धोखेबाजी कर रहे हो। फॉर्म फी 500 लग रहे हैं तो सिर्फ 250 देने के चक्कर में आप लोग ईबीसी कर देते हो, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप लोग। आपका जॉब नहीं लग पाता है बाद में, ये बहुत छात्र का जॉब चला जाता है बाद में ये सब चीज़ को देखते हुए। तो जो है वो डालिएगा अपना डिटेल इस तरह से, सर्टिफिकेट नंबर बनाए हो तो, और इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया है, डेट ऑफ इशू कौन है, वो सब कुछ यहाँ पे डेट ऑफ इशू बताना होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरा जाता है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर रेलवे से जो एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं वो छात्र, अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप हो तो इसमें यस टिक लगाना है। यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड, कौन से ट्रेड से किए हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद ट्रेनिंग फ्रॉम, किस डेट से ट्रेनिंग किए थे, ट्रेनिंग टू डेट, किस डेट तक ट्रेनिंग आपकी चली है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कितने साल का या फिर कितने महीना का ट्रेनिंग चला है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सर्टिफिकेट डेट क्या है। तो ये सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप वाले छात्र के लिए है, अगर रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप किए हो तो। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे भी बहुत सारे छात्र गड़बड़ी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी। अब देखिए रेलवे क्या बोलती है कि 500 रुपये फॉर्म फी लगेंगे और 400 रुपये मैं वापस कर दूंगा एग्जाम देने के बाद। जो जिस छात्र का 250 लगेगा फॉर्म फी, उनके 250 रुपये वापस हो जाएंगे एग्जाम देने के बाद। तो कब वापस होंगे, कई सारे छात्र बोलते हैं कि सर मेरे तो अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म भरते समय आपको बैंक का डिटेल डालना होता है जहाँ पे आपको पैसे मंगवाने हैं। तो इसमें सारे के सारे छात्र को अपना बैंक का डिटेल डालना होगा और अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही सही डालना है, ताकि पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएं। जो पास होते हैं एग्जाम में उनको भी पैसे मिलते हैं, जो फेल हो जाते हैं उनको भी मिलते हैं। सिर्फ CBT1 में एग्जाम में देना होता है आपको, CBT1 में जो बैठने जाएंगे उनको पैसे मिलेंगे वापस रिफंड, और जो CBT एग्जाम ही नहीं देने जाएंगे उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना होगा बैंक का, जैसे बैंक अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, किनके नाम पे वो अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, बैंक का क्या नाम है। इसके बाद अकाउंट नंबर को कंफर्म कीजिए और बैंक का एड्रेस यहाँ पे डालिए और इसको कंफर्म कर देना है। तो इसी बैंक में आपको पैसे हैं जो कि वापस आ जाएंगे 400 रुपये या फिर 250 रुपये, और जो इसको नहीं भरेंगे वो उनको पैसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फॉर्म भरते समय सारे छात्र अपना अपना डिटेल डालिएगा। कई बार क्या होता है कि साइबर कैफे वाले जहाँ से फॉर्म भरवाने जाते हो वो खुद अपना ही डिटेल डाल देते हैं, अपने पैसे से कटवाते हैं, फॉर्म भरते हैं आपसे कुछ पैसे ले लिए और यहाँ पे अपना डिटेल डालिए। तो यहाँ पे नहीं भरने देना है, उनका कोई डिटेल भरने नहीं दीजिएगा, ये आपका हक है दोस्तों। वो पैसे पे 400 रुपये या फिर 250 रुपये रेलवे वापस करती है, तो इसलिए अपना बैंक डिटेल यहाँ पे भरवाइएगा। आपके नाम का हो तब भी चल जाएगा, आपके फैमिली में किसी का नाम का हो तब भी चल जाएगा, जैसे माता का, पिता का या फिर किन्हीं का भी हो, बहन भाई का, तो उनका भी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, तो उसी में पैसे आपके वापस आ जाते हैं CBT1 देने के बाद। तो ये चीज़ें भी आपको भरनी होगी। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के समय दोस्तों यहाँ पे क्वेरीज आ रहे थे कुछ छात्र के कि सर यहाँ पे मेरे पास तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कई सारे हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बारी आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले 10th क्लास का आपको डिटेल डालना होगा, जैसे कि 10th क्लास क्वालिफिकेशन टाइप क्या है, तो मैट्रिकुलेशन है, रोल नंबर क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा बोर्ड से आप लोगों ने डाला है, यानी कि 10th पास हो, डेट ऑफ पासिंग, किस डेट में पास किए हो, तो इस तरह से डाल दीजिएगा। जैसे ही इसको डालिएगा तो ऐड करके एक ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन, ये वाले, तो इस क्वालिफिकेशन में फिर से आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे 10th के बाद अगर आपने ITI किए हो तो ITI सेलेक्ट कीजिए, अगर एक अप्रेंटिसशिप किए हो तो NSC सेलेक्ट कीजिए, अगर 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो ये सेलेक्ट कीजिए, अगर डिग्री इन इंजीनियरिंग किए हो, BTech किए हो तो ये सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही कोई छात्र ITI सेलेक्ट करेंगे तो ITI का डिटेल उनको भरने के लिए बोला जाएगा कि ITI कहाँ से किए हो, कब पास किए हो, किस ट्रेड से किए हो, सब कुछ भरना होगा। फिर से ऐड वाला आएगा, अगर ITI के साथ साथ आप लोग डिप्लोमा भी किए हो तो डिप्लोमा वाला फिर भरिए ऐड करके सारा कुछ, अगर BTech भी किए हो तो BTech वाले भरिए, अगर ग्रेजुएशन भी है तो ग्रेजुएशन वाले ऐड करके उसमें डिटेल डालिए। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जितना क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सब ऐड करके आप लोग डाल दीजिएगा।
जैसे देखिए इस कैंडिडेट ने पहले अपना मैट्रिक का डिटेल डाला, इसके बाद ऐड करके आईटीआई का इन्होंने डिटेल डाला है इस तरह से करके। और यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि सर्टिफिकेट इशूड बाय, तो एनसीबीटी या फिर एससीबीटी, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि एनसीबीटी, चाहे एससीबीटी से होगा आपका तो एससीबीटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी है या फिर एसटीसी है, यानी कि स्टेट ने जारी किया है वो सर्टिफिकेट या फिर नेशनल के द्वारा जारी किया गया, तो उसको भी आप लोग को सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना होगा, ठीक है। इसी तरह से जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा वाला डिटेल अपना डाल देंगे यहाँ पे सब कुछ। इसी तरह से जो डिप्लोमा भी नहीं किया, बीटेक किए हैं, वो बीटेक वाला डिटेल अपना यहाँ पे डाल देंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग फोटो और साइन पे, और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी एएलपी में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में गलत फोटो गलत सिग्नेचर डालने की वजह से ही यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फोटो कैसी होनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा डायमेंशन और हर चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 30 से 70 के बीच में होनी चाहिए, और इसका साइज क्या होना चाहिए यहाँ पे लिखा गया है, तो वो फोटो रहनी चाहिए। और सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर फोटो जो होता है उस पर डेट ऑफ फोटो डालना है, तो बिल्कुल नहीं डालना है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद सिग्नेचर जो होती है उसमें पूछा जाता है कि सर यहाँ पे क्या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है या फिर ब्लू पेन से, तो साफ साफ बोला गया है दोस्तों कि यहाँ पे जो सिग्नेचर होनी चाहिए वो दोस्तों या तो ब्लू पेन से भी होने चाहिए, वो चल जाएगा, या तो ब्लैक पेन से होना चाहिए। देखिए ब्लू और ब्लैक इंक तो दोनों ही एक्सेप्टेड है, रेड कलर से आपको नहीं करना है, तो ब्लू से या फिर ब्लैक से आपको करना है। एक चीज़ और है, सिग्नेचर आपका होना चाहिए रनिंग हैंड में होनी चाहिए। तो इंग्लिश में आप लोग सिग्नेचर करते हो रनिंग हैंड में, जैसे राहुल नाम है, अगर पूरा का पूरा नाम ऐसे सिग्नेचर करते हो तो ऐसे कीजिए, ऐसे पूरा नहीं करना है, सारे के सारे कैपिटल लेटर नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही रिजेक्ट हो जाइएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कोई शॉर्ट में सिग्नेचर करते हैं, अपना कोई सिग्नेचर का स्टाइल है तो वो सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिंदी में सिग्नेचर करते आ रहे हैं, हमेशा से हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं, वो अपना हिंदी में सिग्नेचर कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते कि CBT 1 के समय, CBT 2 के समय, साइको टेस्ट के समय, DB में सब जगह पे एक ही तरह का साइन आपका होना चाहिए, मैच करना चाहिए। वरना कहीं पे हिंदी में कर दीजिएगा, कहीं पे इंग्लिश में, तो आपका रिजेक्ट यहाँ पे ऐसे भी हो जाएगा, जॉब से हाथ धो बैठिएगा। इसलिए जो सिग्नेचर यहाँ पे कर रहे हो बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा कि कैसे मैंने सिग्नेचर किया है, और उसी के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा भर्ती प्रोसेस में सिग्नेचर करना होगा। अब फोटो में देख लीजिए, फोटो का सैंपल यहाँ पे आता है दोस्तों। फोटो डालने से पहले यहाँ पे सैंपल आएगा, तो देख लीजिए कौन कौन सा फोटो एक्सेप्ट नहीं होता है। इस तरह से कोई फोटो यहाँ पे बनवा के डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब इसमें गलती क्या है, देख लीजिए पूरा का पूरा सिर्फ मुंह ही दिख रहा है, फेस ही दिख रहा है छात्र का फोटो में, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब इसके बाद देखिए ये जो फोटो कैसा है, इसमें साइड में है, ऐसे साइड में है और यहाँ पे खाली है, तो बीच में आपका होना चाहिए फेस, तो ये भी गलत है, ऐसे नहीं चलेगा फोटो। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये फोटो तो सही है लेकिन यहाँ पे गोगल्स पहने है, तो गोगल्स पहनने वाले का भी फोटो नहीं चलेगा। इसके बाद इनका देखिए बाल बड़े बड़े हैं और आँख यहाँ पे जो है दोस्तों कवर कर रहा है, तो ऐसे बाल नहीं होने चाहिए जो कि आंख को ही, आईज को कवर करे, तो ये भी नहीं चलेगा। अब फोटो होनी चाहिए लेकिन पीछे बैकग्राउंड में वॉलपेपर कुछ लगे हैं, कुछ अलग तरीके के वॉलपेपर हैं, वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये फोटो। अब ये फोटो में क्या है कि यहाँ पे देखिएगा तो फोटो का डायमेंशन छोटा है, कम है, जो डायमेंशन रेलवे बोलती है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये फोटो क्या है, तो पीछे यहाँ पे ब्लैक है या फिर दूसरे कलर का बैकग्राउंड है। देखिए बैकग्राउंड में अंतर है यहाँ पे, तो बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड व्हाइट रहे तो बिल्कुल चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये फोटो में क्या है, ये फोटो में इस तरह से है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों है जो कि ऊपर में नहीं दिख रही है, या फिर समथिंग कुछ दिक्कत है, जैसे लाइट आ रही है या फिर कोई प्रकाश आ रहा है फेस पे, आधा फेस ढक जा रहा है बाल पे, तो इस तरह से भी नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये फोटो भी नहीं चलेगा क्योंकि एक साइड इनका फेस का है जो कि ब्लैक कलर में आ रहा है शैडो की वजह से, और एक तरह से साफ आ रहा है, तो ये भी फोटो नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पे कोई कैप लगा के, टोपी लगाकर आप लोग फोटो खिंचाते हो, ये भी आपका नहीं चलेगा। तो सारा कुछ यहाँ पे रेलवे वाले बता रहे हैं फ्रेंड्स कि ऐसी गलती नहीं करनी है, तो इस प्रकार से आपका फोटो होना चाहिए, बिल्कुल भी सही पोजिशनिंग आपकी फोटो की होनी चाहिए। और मैं फोटो के लिए बोलूँगा दोस्तों कि बाहर साइबर कैफे से ही आप लोग फोटो बनवा लीजिए। अब जो लोग मोबाइल से फॉर्म आवेदन करते हैं उनके लिए अलग से चेतावनी है। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल से फॉर्म आवेदन करते हो तो कई बार होता है कि फोटो आपका सही डायमेंशन में नहीं हो, फोटो ब्लर आए और उसी को अपलोड कर देते हो, सिग्नेचर ब्लर आ रहा है उसी को अपलोड कर देते हो, तो ऐसे केस में ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मोबाइल से अगर फॉर्म भरना है तो सब चीज़ मोबाइल से डालिए, लेकिन फोटो और सिग्नेचर बाहर कोई साइबर कैफे से अच्छे से बनवा लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे रेजोल्यूशन में जो रेलवे मांग रही है, और उसको अपलोड कर सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन खुद से ही फोटो खींच करके, मान लेते हैं बैकग्राउंड ऐसा आ गया, सेल्फी खींच लिए या फिर कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं आया, तो वैसे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रिजेक्ट आपका हो जाएगा बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल सही तरीके से ही फॉर्म आप लोग भरिएगा। मोबाइल से भी फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं और कंप्यूटर वाले भरते हैं वो भी एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन बशर्ते सही तरीके से सही डायमेंशन से फोटो साइन आप लोग अपलोड करते हो तो आपका यहाँ पे काम होगा। वरना गलत फोटो डालते हो, गलत सिग्नेचर, या फिर कुछ डायमेंशन कम रहा है या फिर रिजोल्यूशन कम रहा, तो ऐसे केस में आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं।
इसके बाद देखिए सारा कुछ फॉर्म भर के लास्ट में आप लोग जाते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट बी फॉर CBT 2 के लिए यहाँ पे ऑप्शन मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे जो IT वाले छात्र हैं इनके लिए जो आपने डिटेल डाला होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे डिप्लोमा वाले होंगे, बीटेक वाले होंगे, उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में किस किस सब्जेक्ट से आप लोग डिप्लोमा या फिर बीटेक की हो उनको क्या क्या सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहो तो एग्जाम ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो पार्ट बी पेपर के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ये छात्र हैं जो कि RRB सेलेक्ट किए हैं पटना, तो अंत में फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक और ऑप्शन रेलवे देगी कि क्या आप चाहते हो कि RRB जोन चेंज करना। क्योंकि दोस्तों एक बार RRB जोन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और फाइनल सबमिट हो गया तो उसके बाद RRB बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो, जोन बिल्कुल नहीं बदल सकते हो। इसलिए फॉर्म के अंतिम होने तक भी रेलवे एक बार लास्ट में पूछती है आपसे, अगर चेंज करना है, कुछ मन बना ली हो चेंज करने का, तो यहाँ से क्लिक करके अपना RRB चेंज कर सकते हो फाइनल सबमिट करने से पहले। और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो उस जोन का। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पटना से भर रहे थे और अचानक से दिमाग में आया कि नहीं मुझे नहीं भरना चाहिए, मुझे भरना चाहिए बिलासपुर जोन से, तो यहाँ पे बिलासपुर यहाँ से क्लिक करके अपना सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में जो पोस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, SCR SECR, और जो सेंट्रल रेलवे जहाँ 2 वैकेंसी है बिलासपुर जोन में उसके अकॉर्डिंग, और तब जाके फाइनल सबमिट करेंगे। और एक बार फाइनल सबमिट आपका हो गया तो वही जोन आपका हमेशा के लिए रह जाता है। तो दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया। अब एक और चीज़ दोस्तों, जो अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ी हो गई है, कोई गलती हो गई है, तब भी आपको घबराना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक ही जोन में आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, एक ही RRB जोन में अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 2 RRB जोन में फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे एक ही RRB जोन में फॉर्म आवेदन करना है और सिर्फ एक फॉर्म आवेदन करना है। अगर फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ी हो गई है और ऐसे में चाहते हो कि यहाँ पे दूसरे जोन में आवेदन कर दें, तो ऐसे भी दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो गड़बड़ी हो गई है उसको सुधारने का ऑप्शन रेलवे देती है, 10 दिन का समय रेलवे देती है दोस्तों आपको फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर फॉर्म में अगर आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आपको कैसे करने हैं और कब से आपका मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 नंबर पैरा में मेंशन है मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो कोई भी गड़बड़ी कर दी हो फॉर्म भरते समय तो आप लोग इसको यहाँ पे सुधार सकते हो। अब क्या क्या चीज़ नहीं सुधार सकते हो, तो अपना ईमेल आईडी नहीं सुधार सकते हो और अपना मोबाइल नंबर नहीं सुधार सकते हो। ये साफ साफ मेंशन है दोस्तों कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं आप लोग चेंज कर सकते हो जो फॉर्म भर दिए हो। और प्लस जो RRB आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो रेलवे RRB जोन भी चेंज नहीं कर सकते हो। अब मॉडिफाई करना है इन 3 चीज़ को छोड़ करके, ईमेल नहीं चेंज होगा, मोबाइल नहीं चेंज होगा और RRB जोन चेंज नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी चेंज आपको करना है तो इसके लिए आपको 250 रुपये देना होगा एक बार जो भी मॉडिफिकेशन करना है। तो अब इसके लिए लिंक कब से कब तक खुलेंगे, तो ये लिंक खुलेगा दोस्तों 19 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म आवेदन करने का। 19 के बाद से 10 दिन एक्स्ट्रा तक ये लिंक एक्टिव रहेगा, यानी कि 29 फरवरी तक ये लिंक एक्टिव रहेगा मॉडिफिकेशन का। ये मॉडिफिकेशन लिंक रहेगा और ये मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा कहाँ से, तो फॉर्म आवेदन किए थे उसी लिंक पे आप लोग अप्लाई करते हो, जहाँ पे दोस्तों आप लॉगिन कर लीजिएगा। अपना लॉगिन करते ही आ जाएगा मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन आपके सामने। जैसे आपने फॉर्म आवेदन किया है तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आपको 250 रुपये पहले देने होंगे, 250 रुपये दे दीजिए और जो जो चेंज करना है सब कुछ चेंज करके फाइनल सबमिट कर दीजिए और उसका एक प्रिंट आउट आप लोग रख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस छात्र ने फॉर्म भरते समय कुछ गलती नहीं की है वो भी छात्र को प्रिंट आउट एक रखना जरूरी है, क्योंकि बाद में काम आता है, DB के समय भी मांगे जाते हैं। तो प्रिंट आउट आपको फॉर्म का रख लेना है, एक हार्ड कॉपी, और एक दोस्तों ईमेल आईडी पे भी अपना भेज दीजिएगा, रख लीजिएगा। कभी कभी हार्ड कॉपी नहीं मिल पाती है DB के समय, तो ईमेल आईडी पे रहेगा तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप लोग लेके जा सकते हो, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए एक ईमेल आईडी पे भी अपना हार्ड कॉपी है जो कि PDF के फॉर्म में अपना रख लीजिएगा सेव करके, चाहे कहीं पे भी, और एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप लोग। कोई गड़बड़ी हुई है फॉर्म भरने में तो कब से, 19 के बाद से आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो 29/2/2024 के डेट तक। और एक बार मॉडिफिकेशन कर लिए फिर भी बाद में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है तो दोबारा भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो इस 10 दिन के अंदर। कितने बार भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन जितना बार मॉडिफिकेशन करना है हर बार आपको 250 रुपये पहले पे करना होगा, तभी मॉडिफिकेशन होगा। और जितना बार मॉडिफिकेशन कीजिएगा उसके बाद फिर से नया प्रिंट आउट आपको लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आई थिंक कि A to Z जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी सबको। जो भी छात्र गलती करते हैं फॉर्म भरते समय और इस तरह से पालन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।